फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज हम लोग इस लेसन में बीएफएम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ मैं 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आज, और एक केस स्टडी भी होगा, यानी कुल मिलाकर 15 क्वेश्चन होगा। फ्रेंड्स, उस 15 क्वेश्चन में जो जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उससे वो आप लोग ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और फ्रेंड्स, यदि कोई चीज़ आपको रिवाइज नहीं हुआ होगा तो वो भी इस चैप्टर से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर सेशन बेस्ट मेथड है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज करने का और साथ ही साथ अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करने का। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को अपने पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे हेयर कट से रिलेटेड पूछा गया था कि हेयर कट ऑफ 20% मीन्स दैट। ऑप्शन ए कर रहा है बॉन्ड विथ मार्केट वैल्यू ऑफ $100 इज कंसिडर्ड टू बी वर्थ $80 when used to satisfy a collateral request. B कर रहा है a bond with a face value of ₹100 is considered to be worth $80 when used to satisfy a collateral request. C कह रहा है a bond with market value of $100 is considered to be worth $83.3 when used to satisfy a collateral request. और डी में कह रहा है कि फेस वैल्यू है $100 का, उसको कंसिडर किया जा रहा है $83.3 का जब उसको कलेक्टर रिक्वेस्ट के लिए सेटिस्फाई किया जाए। तो देखिए दोस्तों, इन चारों में से हमें एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सबसे पहले मैं आपको हेयर कट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें समझा देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। देखिए, मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। फ्रेंड्स, हेयर कट पे मेरा एक वीडियो भी बन चुका है, जो कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि आप मेरी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन को समझाने के लिए जो लोग नए हैं उनके लिए मैं हेयर कट को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। मान लीजिए कि 2 साल तक 1 करोड़ का सिक्योरिटी की वैल्यू, तो बताइए, मान लीजिए कि एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ। यदि मान लीजिए बैंक ने ग्रांट किया 100 करोड़ लोन का, ठीक है, 100 करोड़ का लोन बैंक ने ग्रांट किया और उसे 2 साल में रिपे करना है, ठीक है, और उसमें कुछ कोलेट्रल है और कुछ सिक्योरिटी है दोस्तों, ठीक है। तो 2 साल तक वो 100 करोड़ सिक्योरिटी की वैल्यू कितना रहेगी बताइए? वो 100 करोड़ नहीं रहेगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, 2 साल तक वो 100 करोड़ सिक्योरिटी की वैल्यू 100 करोड़ नहीं रहेगी। टाइम के साथ कुछ कम भी हो सकती है, बट लोन आपने दे दिया 100 करोड़। अब आपको रिस्क रिस्क वेट एसेट देखना है जिसपे रिस्क हो लॉस होने का। तो बताइए, हम एकदम यदि उससे सिंप्लीफाई करें चीज़ों को, तो 100 करोड़ का लोन है, लोन का मैच्योरिटी है 2 साल का, सिक्योरिटी है 100 करोड़ का। अब आपको टेबल देखना है दोस्तों। टेबल कौन सा देखना है, ये मेरे हेयर कट वाले वीडियो में जाके समझिए। अब आपको टेबल से देखिएगा, तो आप देखिएगा कि 2 ईयर के लिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसका हेयर कट है 2%, ठीक है। टेबल से गवर्नमेंट सिक्योरिटी का हेयर कट कितना है? 2%। क्या मतलब हुआ इसका? कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो या कोलेट्रल हो, वो अपना वैल्यू लॉस्ट कर देगा 2% से 2 साल में, ठीक है दोस्तों। तो आप बताइए कि जो कोलेट्रल है हमारा, उसका अभी वैल्यू कितना था? वो था 100 करोड़ का, लेकिन अब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 98 करोड़ हो जाएगी, क्योंकि उसका 2% वैल्यू घट चुका है, ठीक है। अब हमने लोन कितना दिया है? 100 करोड़ दिया है, और हमारे पास सिक्योरिटी कितना है? 98 करोड़ के इक्विवेलेंट सिक्योरिटी है। तो बताइए हमारा नेट एक्सपोजर कितना हुआ? तो हमारा नेट एक्सपोजर हुआ 2 करोड़ का। समझ रहे हैं दोस्तों? ठीक है, तो हमारा नेट एक्सपोजर हुआ 2 करोड़ का। अब हमें आर डब्ल्यू ए निकल जाएगा दोस्तों। तो वो कहाँ से मिलेगा? वो भी टेबल में आपको दिया रहेगा। रिस्क वेट एसेट आपको टेबल से दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आप बीवी रेटेड कंपनी को लोन दिए होते, तो 2 करोड़ का नेट एक्सपोजर होता, ठीक है। लेकिन आप यदि रिस्क वेट एसेट देखिएगा किसी बीवी रेटेड कंपनी का, तो वो होता है 150%, ठीक है। तो वो 2 करोड़ के जगह कितना हो जाएगा? वो 150%, 3 करोड़ हो जाएगा। यानी कि हमारा रिस्क वेट एसेट हो जाएगा 3 करोड़। आप बताइए, हाँ, एज पर बेसल नॉर्म्स कितना कैपिटल चाहिए? वो है 9%, ठीक है। तो टोटल कैपिटल कितना चाहिए बताइए? 9% ऑफ 3 करोड़, यानी कि 27 लाख। तो फ्रेंड्स, ये एक सिंपल सा लैंग्वेज में मैंने हेयर कट के एग्जाम्पल को समझाया। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे 20% हेयर कट का मीनिंग पूछा गया था। तो साफ सी बात है, एक वैसा बॉन्ड जिसका मार्केट वैल्यू 100 करोड़ का, $100 का है, और वो जो है वर्थ कितना हो गया? $80 का हो गया, जब उसे कोलेट्रल रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई किया गया। तो ये है हमारा हेयर कोड का बेसिक एग्जांपल, जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैंक इज होल्डिंग बॉन्ड पोर्टफोलियो हैविंग बीपीवी ऑफ ₹51,000 per crore. The book value of the holding is ₹99,780 crore, having present market value of ₹10,543 crore. Total face value of the holding is 10,124 crore. What would be the gain or loss on the holding if portfolio yield increase by 12 basis point? तो फ्रेंड्स, आपने यदि मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि ये बेसिक पॉइंट वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, एज सो फार एज बीएफएम इज कंसर्न। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन उस पर ही पूछा गया है, तो हम लोग वही कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। सबसे बेहतर ये होगा कि आप लोग एक बार खुद से अटेम्प्ट करें, फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को समझें। देखिए दोस्तों, चलिए समझते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। तो सबसे पहली बात, आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि जो यील्ड होता है हमारा, वो मार्केट प्राइस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
ठीक है, अब जरा ये क्वेश्चन को आप देख के बताइए, यील्ड बढ़ रहा है या घट रहा है। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि यील्ड इंक्रीजेज बाय 12 बेसिस पॉइंट। यहाँ लास्ट शब्द पढ़िए, लिखा हुआ है यील्ड इंक्रीजेज बाय 12 बेसिस पॉइंट। तो यदि यील्ड बढ़ेगा तो मार्केट प्राइस क्या होगा बताइए, मार्केट प्राइस घटेगा। ठीक है दोस्तों, यदि मार्केट प्राइस घटेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो पोर्टफोलियो, हमें क्या चाहिए था, मार्केट प्राइस बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ मार्केट प्राइस घट रहा है। तो इसी कारण क्या होगा कि जो पोर्टफोलियो है उसको होल्ड करने में हमें क्या है, लॉस है। तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि गेन और लॉस में से लॉस ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमें क्या करना है, बीवीवी का वैल्यू, हमें चेंज इन प्राइस निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बीवीवी का मतलब क्या होता है। बीवीवी का मतलब होता है, वो एक बेसिकली रेशियो होता है, इसके नंबरेटर में हम लोग चेंज इन प्राइस लिखते हैं और डिनोमिनेटर में हम लोग चेंज इन यील्ड लिखते हैं। तो बीवीवी क्या है, चेंज इन प्राइस बाय 1 बेसिस पॉइंट चेंज इन यील्ड। ठीक है, सिंपल भाषा में यदि यील्ड में 1 बेसिस पॉइंट चेंज हो रहा है तो प्राइस में कितना चेंज हो रहा है, वही हमारा क्या होता है, बीवीवी होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हमारा यील्ड है वो बढ़ गया 12 बेसिस पॉइंट से, तो यानी कि हमारा डिनोमिनेटर हो गया 12 बेसिस पॉइंट या 12 बीबीवी। ठीक है, तो आपको आपसे क्या पूछा गया है, चेंज इन प्राइस पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, आपको बीपीवी दे रखा है 12 बीपीवी है। ठीक है, और आपको ये भी दे रखा है कि पोर्टफोलियो का बीपीवी कितना था, 51,000 करोड़। बीपीवी दे रखा है 51,000, यील्ड में कितना चेंज आया वो दे रखा है 12 बेसिस पॉइंट। तो आपसे पूछा गया है कि प्राइस में कितना चेंज होगा, तो सिंपल सी बात है, प्राइस में जो चेंज होगा वो मल्टीप्लीकेशन होगा 51,000 का और 12 का। ठीक है दोस्तों, तो 12 और 51,000 को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको आंसर मिलेगा 6,12,000। अब दोस्तों ये क्या निकला, ये निकला हमारा प्राइस में जो चेंज आया वो। अब फ्रेंड्स ये बताइए कि ये जो 6,12,000 है, ये लॉस है या गेन है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ये हमारा लॉस है। तो ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन नंबर सी में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि 6,12,000 का लॉस हुआ हमारा, इतने रुपीज का। तो ये हमारा क्या शो कर रहा है, कितना होल्डिंग में, मार्केट प्राइस में कितना लॉस हुआ या कितना गेन हुआ। तो फ्रेंड्स ये सब जो डाटा दिया हुआ था एक्स्ट्रा कि 97,080 करोड़, 97,180 करोड़, फिर 10,543 करोड़, ऐसा कोई यूज यहाँ पे नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 34th नंबर, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अ 20 ईयर 11% सेमी एनुअल बॉन्ड एट द रेट मार्केट यील्ड ऑफ 9.80% हैज 15 ईयर रिमेनिंग फॉर मैच्योरिटी। मैक्लो ड्यूरेशन दे रखा है बॉन्ड का 9.2 ईयर्स। तो हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट चेंज इन प्राइस इफ द मार्केट यील्ड गो डाउन बाय 1%। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये हमारा बॉन्ड वैल्यू से, बॉन्ड वैल्यूएशन से रिलेटेड है। आप मेरे बॉन्ड वैल्यूएशन वाली वीडियो में जाइए, मैंने अच्छे तरीके से मैक्लो ड्यूरेशन को समझाया है। अब मैं उसी को अप्लाई करके आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और लास्ट ईयर के पेपर को देखते हुए मैं ये रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा, इसी तरह के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन देख सकते हैं। पहला में कह रहा है प्राइस इंक्रीज बाई 8.70%, दूसरा में कह रहा है प्राइस इंक्रीज बाई 8.77%, तो तीसरे में कह रहा है डिक्रीज बाई 8.77%, और चौथे में कह रहा है डिक्रीज बाय 9.20%। आइए दोस्तों, सबसे पहले आप ये बताइए कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन वो हमारा क्या होता है, मैक्लो ड्यूरेशन होता है। डिस्काउंटेड बाय 1 पीरियड, उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज इक्वल टू मैक्लो ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस यील्ड। ये आपको फॉर्मूले को यूज करना है यहाँ पे। अब बताइए दोस्तों, क्वेश्चन में मैक्लो ड्यूरेशन कितना दे रखा है, वो दे रखा है 9.2 ईयर्स। तो जहाँ मैक्लो ड्यूरेशन है वहाँ पे आप क्या लिखिएगा, 9.2 लिखिएगा। यील्ड कितना है दोस्तों, यील्ड आपको दे रखा है, यील्ड जो है घट गया है 1% से। तो 1% यानी कि ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे सॉरी, मार्केट यील्ड हमें दे रखा है, वो डिक्रीमेंट नहीं, अभी मार्केट यील्ड की बात हो रही है। मार्केट यील्ड कितना है हमारा, 9.80। तो दोस्तों यील्ड की जगह हम लोग लिखेंगे 9.8%। तो फ्रेंड्स फॉर्मूले में पुट कीजिए 9.2 डिवाइडेड बाय अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 9.8। 9.8% को शॉर्ट में आप लिख सकते हैं 0.098। तो यानी कि वैल्यू मिला 9.2 डिवाइडेड बाय 1.098, यानी कि 8.37। तो दोस्तों ये क्या निकला आपका, ये निकला हमारा मॉडिफाइड ड्यूरेशन। ठीक है दोस्तों, मॉडिफाइड ड्यूरेशन हम लोगों ने मैक्लो ड्यूरेशन से निकाल लिया। अब फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था कि यदि प्राइस में चेंज का परसेंटेज निकालना हो और यील्ड चेंज आपको मालूम हो तो क्या करना होता है बताइए, उसको मॉडिफाइड ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करना होता है, और साथ ही साथ एक नेगेटिव साइन भी देना होता है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है यील्ड और प्राइस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो देखिए दोस्तों, हमने नेगेटिव साइन पहले लिखा, मॉडिफाइड ड्यूरेशन की जगह हम लोगों ने 8.37 लिखा, यील्ड चेंज की जगह हम लोगों ने, देखिए दोस्तों यील्ड चेंज हमें दे रखा था 1%, यानी कि 0.01 लिखेंगे।
ठीक है, या परसेंट में ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। तो देखिए यील्ड घट रहा है हमारा, ध्यान दीजिए दोस्तों, यील्ड घट रहा है, इसीलिए हमने -1% लिखा है। तो दो माइनस यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, यानी कि आएगा हमारा 8.37%। तो हमारा प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है बताइए, यहाँ प्लस साइन है, मतलब प्राइस हमारा बढ़ रहा है। कितना परसेंट बढ़ रहा है, तो 8.37% बढ़ रहा है। लेकिन ऑप्शन में देखिए तो 8.37 कहीं लिखा ही नहीं हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन एक एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, इसमें 8.37 नहीं लिखा हुआ था, लेकिन मेरा जो आंसर आ रहा है दोस्तों वो डिफरेंट आ रहा है आंसर बी से। ठीक है दोस्तों, आंसर बी सही लग रहा है, लेकिन हमको लगता है कुछ मिसप्रिंटिंग के कारण 37 की जगह 77 ले लिया गया है। दोस्तों ये जो पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, यदि इसकी रिक्वायरमेंट है आपको तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए। आपको इस तरह की जितने भी एमसीक्यूज वाले पीडीएफ हैं आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। लगभग इस चैनल पे आपको डिफरेंट तरह के एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। चलिए इसके लिए आप आश्वस्त रहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी पोर्टफोलियो। अब देखिए ये क्वेश्चन है वैल्यू एट रिस्क पे, तो आप देख सकते हैं कि हम लोग वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन को कर रहे हैं। इससे पहला क्वेश्चन था बीपीवी पे, उससे पहला क्वेश्चन था मैक्रो ड्यूरेशन पे। ठीक है दोस्तों, तो एक बैंक का गवर्नमेंट सिक्योरिटी का पोर्टफोलियो है 100 डे वीएआर एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ 4% बेस्ड ऑन यील्ड। व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो अबाउट 25 डेज। तो दोस्तों वीएआर का कंसेप्ट में ही लिखा हुआ है कि ये वर्स्ट केस सिनेरियो को ही डील करता है। आपके आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले एक बार खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए मेरे बीएफएम के मॉड्यूल पी के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, मैंने वीआर को अच्छे तरीके से समझाया है, उस पर वहाँ पे न्यूमेरिकल भी अटेम्प्ट करवा कर आपको समझाया था। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसे हम लोग। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है कि 100 डे वीएआर दे रखा है, ठीक है, और वो कितना है 4% है। देखिए 100 डे का वीएआर कितना है दोस्तों, 4% है। तो बताइए आपको उससे पहले पहले आप क्या निकालिए, एक दिन का वीएआर निकालिए। मैं आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बता रहा हूँ कि कैसे आपका स्टेप वाइज कैसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए। तो 100 डे का वीआर दे रखा है 4%, तो बताइए एक डे का वीआर कैसे निकालिएगा। तो कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वी आर ओवर वोलेटिलिटी। वी आर बेसिकली वोलेटिलिटी के ही इक्विवेलेंट है। तो वोलेटिलिटी ओवर टाइम हॉरिजन इज इक्वल टू, तो क्या होगा दोस्तों, वोलेटिलिटी इज इक्वल टू वन डे वी आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 100। ठीक है, याद होगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स क्या बताया था फॉर्मूला याद कीजिए, वोलेटिलिटी ओवर अ टाइम हॉरिजन इज इक्वल टू डेली वोलेटिलिटी मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट टी। ये बेसिक फॉर्मूला है जो कि आपको यहाँ यूज करना है। यहाँ पे टाइम हॉरिजन की जगह आप लोग 4 डेज लेंगे, 4 लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ यानी कि आप वी वोलेटिलिटी को रिप्लेस कर दीजिए वी आर से। तो यहाँ पे हो गया 4%, 4 इज इक्वल टू 1 डे वी आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक दिन का वी आर आ जाएगा 0.4%। अब आपको देखिए दोस्तों यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो ओवर 25 डेज। यानी कि वर्स्ट केस सिनेरियो ही तो हमारा वीएआर होता है। इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपसे वीएआर निकालने को कह रहा है। तो फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे कि वीएआर ओवर 25 डेज इज इक्वल टू वीएआर ओवर 1 डेज मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट टी। तो अंडर रूट टी की जगह क्या पुट करेंगे, अंडर रूट 25 पुट करेंगे। ठीक है दोस्तों, और 1 डे वीएआर हमारा कितना है, वो है 0.4। तो सिंपल सी बात है, 0.4 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा आपका आंसर 22%। In worst case scenario, yield will always increase because this will decrease the market price or value. So answer is increase in yield by 2%। तो वर्स्ट के सिनेरियो में क्या होगा कि यील्ड जो है हमारा बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि ये जो है हमारे मार्केट प्राइस को या हमारे वैल्यू को क्या करेगा, वो घटाएगा। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बॉन्ड हैविंग ड्यूरेशन ऑफ 6 ईयर इज यील्डिंग 8% एट प्रेजेंट। इफ यील्ड इंक्रीजेज बाय 0.50%, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन प्राइस ऑफ द बॉन्ड। तो समझिए दोस्तों, हमारे सामने एक बॉन्ड दे रखा है जिसका ड्यूरेशन है 6 साल का, और उसका यील्ड दे रखा है 8%। अभी के सामने अभी की यील्ड कितना है उसका, 8% यील्ड है। अब यील्ड बढ़ गया कितना परसेंट से, तो 0.5% से यील्ड हमारा बढ़ गया। तो उससे पूछ रहा है कि प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब ऑप्शन देखिए, बॉन्ड प्राइस बढ़ जाएगा, बॉन्ड प्राइस घट जाएगा, ऐसे करके चार ऑप्शन आपको दिया गया है। तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बॉन्ड से रिलेटेड। ये भी क्वेश्चन हमारा ड्यूरेशन, मैकलॉ ड्यूरेशन पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग को मैकलॉ ड्यूरेशन कितना दे रखा है, यहाँ पे 6 ईयर का दे रखा है। ठीक है, तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन इसके बेसिस पे हम लोग निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है जब मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालेंगे तभी हम लोग ये परसेंटेज चेंज इन यील्ड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस को रिलेट कर सकते हैं। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों। जो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसे आप लोग क्या कीजिए, एक सादा पन्ना उठाइए और उसमें लिखते जाइए, ताकि एक फॉर्मूला का आपको कलेक्शन हो जाएगा, लास्ट टाइम रिवीजन में हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या निकालना है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालना है। कैसे निकालिएगा, तो मैकलॉ ड्यूरेशन को नोमिनेटर में लिखिए, अपॉन 1 प्लस यील्ड ले लीजिए।
मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना है दोस्तों, 6 ईयर है, और यील्ड कितना है दोस्तों, 8% है। तो 8% को आप लोग 0.08 लिखेंगे, तो आपका आंसर आएगा 6 डिवाइडेड बाई 1.08 यानी कि 5.556। ये क्या निकला हमारा, मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकला। अब बेसिक फॉर्मूला क्या है हमारा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव ऑफ मॉडिफाइड ड्यूरेशन टाइम्स यील्ड चेंज। तो दोस्तों मॉडिफाइड ड्यूरेशन की जगह हम लोग लिखेंगे 5.556। यील्ड चेंज, अब पहले ये बताइए यील्ड बढ़ रहा है या घट रहा है। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है यील्ड बढ़ रहा है, तो कितना परसेंट से बढ़ रहा है, 0.5% से बढ़ रहा है। 0.5% को आप लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं 0.005, या आप यदि आंसर परसेंटेज में चाहते हैं तो रहने दीजिए परसेंटेज में। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग प्लस 0.5% लिखे हैं, तो यदि दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें वैल्यू मिलेगा 2.7778, और ये हमारा नेगेटिव में आएगा। क्या मतलब हुआ कि प्राइस हमारा घटेगा। समझ सकते हैं दोस्तों, यील्ड बढ़ेगा तो प्राइस हमारा घटेगा, तो डिक्रीज इन प्राइस। तो अब देखिए ऑप्शन में एक था इंक्रीज, ऑप्शन में था कि इंक्रीज एक डिक्रीज। तो देखिए डिक्रीज यहाँ पे हमारा प्राइस क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इंक्रीज वाला तो होगा नहीं। ठीक है, दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब प्रश्न तो उठता है कितना हमारा घटेगा, तो वो हम लोगों ने निकाल लिया। अप्रॉक्सीमेट यदि आप राउंड ऑफ कीजिएगा तो वो 2.8 आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है बॉन्ड प्राइस विल डिक्रीज बाई 2.8। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आप लोगों ने भी ये सेम आंसर निकाला होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। A bond with a coupon rate of 7.38% maturing in 2015 and trading at rupees 106.32 will have a yield of। तो सिंपल सा क्वेश्चन है टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। आप मेरे उस वीडियो लेक्चर में जाके देखिए, मैंने मैकमिलन का अनसॉल्व क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, पीडीएफ भी शेयर किए थे जो लोग पेड मेंबर है उनके साथ। तो उनको मैंने बताया था कि इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों। तो दोस्तों यील्ड का फॉर्मूला आपको पता होगा, वो होता है कूपन रेट ओवर प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू। ये बेसिक फॉर्मूला है हमारा करंट यील्ड का। तो दोस्तों बताइए कूपन रेट कितना दे रखा है, 7.38% दे रखा है, और करंट हमारा जो मार्केट वैल्यू है वो है 106.32। तो फ्रेंड्स कूपन रेट को आप लोग परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, और फिर दोनों को डिवाइड कीजिए तो आपको आंसर मिलेगा 6.94%। इंटू 100 भी कीजिएगा तभी परसेंटेज में रिजल्ट आएगा आपका। तो कितना आंसर है, 6.94%। काफी सिंपल क्वेश्चन था हमारा। उसके बाद ये क्वेश्चन श्योर शॉर्ट पिछली बार पूछा गया था, एक बार इसे ध्यान दीजिए। प्रोविजनल कवरेज रेशियो इज टू बी कैलकुलेटेड एज। तो आपसे सिंपल सी बात है, प्रोविजन कवरेज रेशियो का फॉर्मूला पूछा गया था। ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन था पिछले वाले सेशन का, इसे सिंपलेस्ट कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे आपको जस्ट फॉर्मूला पता है तो आप लोग सही आंसर करके आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए कर रहा है टोटल प्रोविजन इंक्लूडिंग फॉर स्टैंडर्ड अकाउंट्स डिवाइडेड बाय नेट एनपी ऑफ द बैंक। ऑप्शन बी कर रहा है टोटल प्रोविजन इंक्लूडिंग फॉर स्टैंडर्ड अकाउंट डिवाइडेड बाय ग्रॉस एनपी ऑफ द बैंक। सी कर रहा है प्रोविजन डिवाइडेड बाय नेट एनपी ऑफ बैंक, और डी करें प्रोविजन डिवाइड बाय ग्रॉस एनपी ऑफ बैंक। तो दोस्तों ये फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फॉर्मुला पता होना चाहिए कि प्रोविजन कवरेज रेशियो का फॉर्मुला होता है एनपीए प्रोविजन डिवाइडेड बाय ग्रॉस एनपीए इंटू 100। तो एनपीए प्रोविजन हमारा नॉमिनेटर में रहेगा, लेकिन ग्रॉस एनपीए हमारा डिनोमिनेटर में रहेगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम लोग एक केस स्टडी करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि टायर 1 कैपिटल दे रखा है 500 करोड़, टायर 2 कैपिटल दे रखा है 800 करोड़, और आरडब्ल्यू क्रेडिट रिस्क का दे रखा है 5000 करोड़, कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क ऑपरेशनल रिस्क दे रखा है 200 करोड़ और 100 करोड़ रेस्पेक्टिवली। अच्छा, बेस्ड ऑन द डाटा गिवन गिव अप व्हाट आर द रिस्क वेट एसेट फॉर मार्केट रिस्क। तो दोस्तों देखिए आपको डाटा खूब दे देगा, सब कुछ डाटा दे देगा, लेकिन आपको उसमें से ये पता लगाना है कि किस डाटा को हमें यूज करना है। ठीक है दोस्तों, क्या निकालना है दोस्तों, सी रिस्क वेट एसेट निकालना है। मैं बार बार बताता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा एक ही फॉर्मूला है, यानी कि सी आर ए आर का फॉर्मूला है, कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट। सी आर ए आर का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। नॉमिनेटर में हम लोग क्या पुट करते हैं, कैपिटल पुट करते हैं। अब किसका कैपिटल पुट करना है, तो मार्केट रिस्क का कैपिटल पुट करना है, और डिनोमिनेटर में क्या पुट करेंगे, तो रिस्क वेट एसेट को पुट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मार्केट रिस्क के बारे में बताइए, कैपिटल कितना दे रखा है, देखिए 200 करोड़ दे रखा है। ठीक है, नॉमिनेटर हमारा कैपिटल चार्ज होता है, वो कितना हो गया, 200 करोड़ हो गया। और हमें पता है कि जो आरबीआई का रिकमेंडेशन है वो 0.8 है, तो हम लोग क्या करेंगे, सी आर को 0.8 लेके चलेंगे। तो मार्केट रिस्क 200 डिवाइड बाई 0.8, तो आपको आर डब्ल्यू मिल जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन था। तो बहुत लोग इस डाटा को देख के डर जाते हैं, क्या क्या पूछ दिया, टायर 1 टायर 2, यहाँ कोई जरूरत भी नहीं है टायर 1 टायर 2 का। ठीक है दोस्तों, जो चीज़ पूछा गया है उसके अकॉर्डिंगली हमें डाटा को लेना है, और उसको आसानी तरीके से अपने फॉर्मूले में पुट करना है। तो आप क्या कीजिएगा, 200 को 0.8 से डिवाइड कीजिए, तो आपका आंसर आएगा 2500 करोड़। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2500 करोड़। आइए अब हम लोग एक केस स्टडी देखते हैं। इसमें कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और ये केस स्टडी बेस्ड है सीआरआर कैलकुलेशन पे। दोस्तों दिसंबर के 2019 के एग्जामिनेशन में एक पूरा का पूरा केस स्टडी था सीआरआर कैलकुलेशन पे, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मार्क स्कोरिंग था दोस्तों। और आप देख सकते हैं जो कल मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था वो काफी टफ था। तो आपको क्या करना था कि आसान को एकदम सही तरीके से करके आना था, इसीलिए कोई भी चैप्टर को आप छोड़ नहीं सकते हैं दोस्तों। चलिए
मैं फिर से बता दूं, पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे केस स्टडी में क्या पूछा गया है कि ईस्ट वेस्ट बैंक लिमिटेड, ईडब्ल्यूबी, ईडब्ल्यूबी क्या है हमारा, ईस्ट वेस्ट बैंक लिमिटेड है। ये एक शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है। हु हैज कंप्यूटेड इट्स एवरेज कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट एट रुपीज 175 करोड़ फॉर फोर्टनाइट बिगिनिंग फ्रॉम 16/4/2016। ठीक है, इसका फोर्टनाइट कब से शुरू हो रहा है, 16 अप्रैल 2016 से, और उसका कैश रिजर्व रेशियो है 175 करोड़ फॉर फोर्टनाइट, फोर्टनाइट यानी कि 14 दिन। द बैंक हैज मेंटेन ऑफ 90% ऑफ ऑब्लिगेटरी सीआरआर फॉर द फर्स्ट 12 डे, यानी कि पहले 12 दिन तक उसका 90% सीआरआर मेंटेन है। ठीक है, ड्यू टू फंड कंस्टेंट ऑन डे 12th नाइट कॉल रेट इन इनर बैंक मार्केट। ठीक है, ऑफ ऑब्लिगेशन फॉर फर्स्ट 12 डे ड्यू टू फंड। अब देखिए क्या कर रहा है, हाउएवर ऑन द 13 डे, अब देखिए 13वां दिन क्या हुआ कि बैंक जो है केवल 200 करोड़ ही मेंटेन कर पाया। उससे पहले कितना मेंटेन कर रहा था, 90% ऑफ ऑब्लिगेटरी सीआरआर। ठीक है, अब आपको ये सब डाटा दी गई है। ठीक है दोस्तों, एवरेज हमें दे रखा है 175 करोड़। अच्छा, अब ये सब डाटा दी गई है, अब हमको हमें कुछ आंसर करना है क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, ईडब्ल्यूबी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन मिनिमम सीआरआर ऑन प्रोडक्ट बेसिस फॉर द फोर्टनाइट टू कंप्लाई विद सीआरआर रिक्वायरमेंट ऑफ। तो ईडब्ल्यूबी को कितना मिनिमम सीआरआर को मेंटेन करना है प्रोडक्ट बेसिस पे पूरे फोर्टनाइट तक, ये पूछा गया, मिनिमम पूछा गया दोस्तों, ध्यान दीजिए। ये जो 175 करोड़ है वो क्या है, वो है वो अपना एवरेज माना कि हम 175 करोड़ मेंटेन करेंगे, यहाँ मिनिमम पूछा गया है। आइए दोस्तों एक बार पहले खुद से ट्राई कीजिए, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमारे केस स्टडी वाले प्लेलिस्ट में जाइए, सीआरआर पे मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था इसी क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले प्रोडक्ट बेसिस बैलेंस मार्जिन, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज बैलेंस टू बी मेंटेन फोर्टनाइटली इनटू नंबर ऑफ डेज टू बी मेंटेन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपसे देखिए टोटल सीआरआर पूछा गया है, समझिए अंतर। ये जो 175 है वो डेली का सीआरआर है, यानी कि पहला दिन भी, दूसरा दिन भी, तीसरा दिन भी, चौथा दिन भी और 12वां दिन भी, ऐसे तरह के सभी दिन। तो ये एवरेज है, आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एवरेज हम लोग मान के चल रहे 175 है। तो टोटल सीआरआर कितना होगा बताइए, 175 को आप क्या कीजिएगा, 12 से गुना कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी 14 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 14 डेज के बारे में कहा गया है, तो वो कितना हो जाएगा, आपको मिलेगा 2450 करोड़। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट ऑफ सीआरआर द बैंक हैज मेंटेन अप टू फर्स्ट 12 डे। अब बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले 12 दिन में बैंक ने कितना सीआरआर मेंटेन किया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है द बैंक हैज मेंटेन ऑफ 90% ऑफ ऑब्लिगेटरी सीआरआर फॉर द फर्स्ट 12 डे, क्वेश्चन में ही आंसर लिखा हुआ है। तो आप क्या कीजिएगा, 90% किसका निकालिएगा, तो आपको क्या करना है, मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन फोर्टनाइटली उसको इनटू मिनिमम बैलेंस इन परसेंटेज इन नंबर ऑफ डेज। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 175 क्या है हमारा, 175 का आप लोग 90% निकालिए। ठीक है, 175 का आप लोग, 175 हमारा ऑब्लिगेटरी सीआरआर है, जो कि एवरेज मान के चला था उसने कि इतना हम मेंटेन करेंगे, लेकिन वो कितना मेंटेन कर पाया, उसका 90% ही मेंटेन कर पाया। तो 175 का आप लोग 90% निकालिए, वो क्या मिलेगा आपको, एवरेज, एवरेज एक दिन का मिलेगा। और टोटल दिन कितना है, 12 दिन है, तो उसको 12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1890 करोड़। यानी कि पहले 12 दिन में बैंक ने 1890 करोड़ ही सीआरआर को मेंटेन कर पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल सीआरआर प्रोडक्ट अचीव एट द एंड ऑफ 13 डे बाय द बैंक। अब 13वां दिन के अंत में कितना सीआरआर बैंक ने अचीव किया, तो 12 दिन तक तो 1890 था। ठीक है दोस्तों, और उसमें क्या कीजिएगा आप, 13वां दिन का जोड़ दीजिए। अब 13वां दिन का कैसे निकालिएगा, तो सिंपल सी बात है, देखिए 13 डे का आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्वेश्चन में 13 डे का लिखा हुआ था कि 200 करोड़ मेंटेन कर पाया, तो 200 जोड़ दीजिए। 1890 में आप यदि 200 जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, देखिए 1890 में 200 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2090, वही आंसर है हमारा। इतना करने का कोई आवश्यकता ही नहीं है, हम लोग ऑलरेडी 1890 निकाल चुके हैं, उसमें 200 को ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, EWB is required to arrange for dash on the last day of fortnight with RBI so as to comply with CRR maintenance। अब क्वेश्चन को समझिए, आरबीआई ने क्या कहा था कि आपको, या ये जो ईडब्ल्यू बैंक को था उसको ऑब्लिगेटरी कितना मेंटेन करना था, 1750 गुने 14 यानी कि 2450 करोड़। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने निकाला था। ठीक है दोस्तों, और अभी तक उसने कितना मेंटेन कर पाया है, अभी तक उसने 2090 ही मेंटेन कर पाया है। तो लास्ट जो दिन होगा उसको इस दिनों का डिफरेंस मेंटेन करना होगा। 2450 उसको 14 दिन में मेंटेन करना था, और 13वां दिन के अंत तक उसने 20,090 करोड़ ही मेंटेन किया है। तो आपसे पूछा गया है कि 14th डे में ईडब्ल्यूबी को कितना सीआरआर मेंटेन करना होगा। तो क्या कीजिएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, किसको किसको, तो इस 2090 को ले लीजिए और 2450 को ले लीजिए। तो 2450 माइनस 2090 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि एक ही दिन है,
ठीक है, तो यानी कि 360 करोड़, यानी कि अंतिम दिन में उस पे कंपल्सन है ईडब्ल्यूबी बैंक पे कि उसे 360 करोड़ मेंटेन करना है। दोस्तों सबसे इजीएस्ट टॉपिक है हमारा सीआरआर, इससे आपसे क्वेश्चन आएगा तो जरूर बनाइएगा। मैंने एक वीडियो ही बना रखा है सीआरआर पे, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन, कुल मिलाकर 15 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए इस चैप्टर में। फ्रेंड्स यदि आपको कोई भी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है या यदि कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। यदि ये आपको सेशन जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हेल्पफुल आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।